जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें संवैधानिक विकास का चरण पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको 1857 की क्रांति अर्थात हमारा प्रथम जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके विषय में बता दिया था कि किस प्रकार से मतलब किन कारणों से जो है 1857 की क्रांति हुई थी, किन कारणों से असफल रहा था, कौन से विद्वानों ने क्या उसको एक प्रकार से बोला था कि 1857 की क्रांति कैसी क्रांति है, उसके विषय में क्या क्या विद्वानों के क्या क्या राय थे, इसको हमने अच्छे से देख लिया है। अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से, जहां पर आपको सिलेबस फिर चैप्टर वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें, क्योंकि आपका सिलेबस जो है पूर्णतः यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री की चल रही हैं, अन्य कोई सब्जेक्ट आपने लिया हो तो कमेंट में हमें बता सकते हैं, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी और सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। किस यूनिवर्सिटी से यह भी अवश्य कमेंट करें। कोई भी डाउट हो पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं संवैधानिक विकास के चरण के विषय में, अर्थात संविधान हमारा जो है वह निर्माण कैसे हुआ, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चरण हमारे लगे, अर्थात स्वतंत्रता किन 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 चरणों में जाकर मिली, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चरण हमारा जो है प्रारंभिक चरण, जो कि 1773 से 1857 तक था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 और 53 आता है। क्राउन शासन 1858 से 1909 तक रहता है, जिसमें 1858 का अधिनियम और 1861 1892 का परिषद अधिनियम आता है। प्रतिनिधित्व में 1909 से 1919 तक हमारा रहता है, जिसमें 1909 का पार्लियामेंटो सुधार आता है, 1919 का परिषद अधिनियम आता है, जो कि हम हर एक यह जो आपको एक्ट बताया जा रहा है आपको अच्छे से आगे समझाया जाएगा। स्वशासन हमारा 1919 से 1935 तक आता है, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम जिसके अंतर्गत आता है। और यही सब जो एक्ट आ रहे हैं यही सब आगे मिलाकर कुछ उसमें से स्रोत लेकर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान के स्रोत में देखेंगे तो सबसे बड़ा एक प्रकार से भाग किसका रहा है, 1935 के अधिनियम का रहा है। स्वतंत्रता का जो हमारा चरण है इसमें 1947 से 1950 तक, जिसमें स्वतंत्रता अधिनियम जो है हमारा 1947 आता है। संविधान निर्माण जो है 1950 में हमारा संविधान जो है वह लागू हो जाता है। चलिए हम देखते हैं प्रारंभिक चरण से 1773 से 1857 तक जो रहा, इसका उद्देश्य क्या रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था उसके विषय में उसका उद्देश्य रहा। प्रारंभिक चरण जो है वो 1773 से 1857 तक था। 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्यों आता है? कंपनी के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए यह जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या रहे? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल हमारा कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। अर्थात जब यह प्रावधान लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तब जो है पहले जो है बंगाल का गवर्नर का पद था, वही बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल बन गया, और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार की गई, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण पर ब्रिटिश सरकार का एक प्रकार से हस्तक्षेप जो है लागू कर दिया गया। 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट का क्या एक प्रकार से महत्व रहा? यह भारतीय प्रशासन में जो है संसदीय नियंत्रण का पहला एक प्रकार से कदम रहा था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, यह क्यों आया? क्योंकि 1773 का अधिनियम असफल रहा। मुख्य बिंदु क्या रहे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, जिससे ब्रिटिश सरकार को सीधा नियंत्रण मिला। कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण हुआ। परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया इसको, और इंग्लैंड में 6 आयुक्तों के एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर जो है लागू किया गया। इसका महत्व क्या रहा? भारतीय मामलों पर कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार का एक प्रकार से वर्चस्व हो गया। फिर 1786 का एक्ट आया, जिसके अनुसार गवर्नर जनरल को विशेष स्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द करने, अपने निर्णय लागू करने तथा मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी मिल गई। एक प्रकार से यहाँ पर जो गवर्नर जनरल रहते थे, यहाँ की स्थिति को समझते थे, तो उनको एक यह निर्णय लेने का अधिकार मिल गया कि यहाँ की स्थिति को वो समझ रहे हैं, परिषद ने कोई गलत निर्णय दे दिया है, अगर उनके अनुसार निर्णय
वह गलत है तो उस स्थिति के हिसाब से वह निर्णय ले सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। मुख्य सेनापति की शक्तियां भी किसको मिल गई? गवर्नर जनरल को मिल गई। 1793 का जो राजपत्र आया, कार्यों एवं संगठनों में सुधार के लिए चार्टर जो है पारित करने मुख्य विशेषता थी। इसमें पूर्व के महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें जो है शामिल किए गए। 1813 का जो राजपत्र आया, यह कंपनी के एक विकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधा की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीति लाई गई और जो है आर्थिक स्थिति को ठीक किया गया 1813 के राजपत्र के अनुसार। इसमें यह जो चैप्टर है आपको इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसलिए यह चैप्टर फैक्ट वाला है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको अच्छे से बता दिया जा रहा है। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है, क्योंकि ये जो राजपत्र आए हैं या अधिनियम आए हैं, जो भी एक्ट आए हैं, जो चीज़ें आई हैं वह जो नियम है वही आपको बताया जा सकता है और कुछ समझाया नहीं जा सकता है। तो सीधे सीधे फैक्ट वाला ये आपका चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, किन कारणों से जो है विद्रोह की भावना लोगों में आई, तात्कालिक कारण क्या रहे, विभिन्न कारण क्या रहे, फिर 1857 की कैसे शुरुआत किसने कर दी और फिर आगे चलकर किसने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया, हर एक चीज़ अच्छे से समझाई गई थी। लेकिन इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए कोई कमेंट ऐसे बच्चे भी होते हैं, सर आप जल्दी जल्दी बस पढ़ते चले गए हैं। ये पढ़ने वाला नहीं, जैसे कि आपको ये फैक्ट दिया जा रहा है एक प्रकार से जो भी समझाने वाली बातें आएंगी वो आपको समझाई जाएंगी। 1833 का जो है चार्टर एक्ट आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। पहला विलियम बेंटिक यहाँ का बना। भारत में कानून बनाने की शक्ति जो है इस पर केंद्रित हो गई। कंपनी का व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो गया, केवल प्रशासनिक संस्था यह रह गई। 1853 का चार्टर जो एक्ट आया, इसमें मुख्य बिंदु क्या थे? विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। प्रतियोगी परीक्षा द्वारा ICS भर्ती शुरू की गई। अंतिम चार्टर एक्ट कंपनी के शासन की समाप्ति और ब्रिटिश संसद के पास पूर्व अधिकार जो है लाया गया। दूसरा चरण हमारा था क्रांति एवं नियंत्रण का चरण, जो कि 1858 से 1909 तक रहा। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी जो है समाप्त कर दी गई और ब्रिटिश क्राउन का सीधा सीधा शासन जो है यहाँ पर आ गया। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें मुख्य बिंदु क्या रहे? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जो है आया, इसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व था वह समाप्त कर दिया गया और सीधे सीधे भारत का शासन ब्रिटिश काउन द्वारा किया जाने लगा। गवर्नर जनरल जो है अब वायसराय बन गया और भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रकार से नया अध्याय यहाँ से शुरू हुआ। 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आया, विधान परिषद में कुछ भारतीय सदस्य नामित किए गए। ऑर्डिनेंस की शक्ति जो है वायसराय को दी गई। संवैधानिक इतिहास में युगांतकारी एक घटना घटी, जैसे कि गवर्नर जनरल ने को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करने, उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने और गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का एक प्रकार से विकेंद्रीकरण करने को मिला। आगे हम देखेंगे शाही उपाधि अधिनियम 1876 में आई। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राटनी यहाँ पर घोषित किया गया औपचारिक रूप से। किसके अनुसार? शाही उपाधि अधिनियम 1876 के अनुसार। चौथा आया 1992 में भारतीय परिषद अधिनियम। परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ी। चुनाव का प्रारंभिक रूप जो है नामांकन आधारित हो गया। परिषद में जो है भारतीयों की संख्या कब बढ़ी? एक प्रकार से 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से। बजट पर चर्चा करने का अधिकार यहाँ पर लोगों को मिला। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जैसे कि भारतीयों की संख्या जो है बढ़ाई गई। और वार्षिक बजट अर्थात जो बजट था उस पर ब्यौरा, उस पर अधिकार मिला चर्चा करने का। सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न करने का अधिकार मिला। आगे हम देखेंगे, देखिए धीरे धीरे अब का जो शासन है उससे हर एक चीज़ें धीरे धीरे मिलती जा रही हैं कि जनता जो है पूछ सकती है कार्यपालिका से उनके कार्यों के विषय में, जो है उनका बजट पर अधिकार हो जाएगा उसको पूछने के विषय में। तो धीरे धीरे कैसे कैसे विकास हुआ इसको हम देख रहे हैं। तीसरा फिर आया जनप्रतिनिधित्व का शुरुआत 1909 से 1919 में। पहला है 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मुख्य बिंदु इसका क्या रहा? पहली बार चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुने गए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मुस्लिम के लिए अलग यहाँ से निर्वाचक मंडल बनाया गया और यहीं से एक प्रकार से दोनों में बंटवारा देखने को मिला। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का विस्तार हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले, भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो। सुधार केंद्रीय व प्रांतीय में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई। पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पर हुई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति यहाँ पर देखने को
मिलती है। महत्व इसका क्या रहा, भारतीय राजनीति में विभाजन की नींव पड़ी। आगे हम देखेंगे हमारा चौथा रहा स्वशासन का चरण 1919 से 1935। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ उसमें प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ से चालू हुआ। कब से, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के तहत। कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को और कुछ जो है ब्रिटिश अधिकारियों को दे दिए गए। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ। केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनीय हो गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान जो है राज्य परिषद तथा विधान परिषद जो है निम्न सदन, राज्य परिषद को उच्च सदन। आपका आज देखेंगे राज्यसभा जो है आपका उच्च सदन है, जो लोकसभा है वह आपका निम्न सदन है। सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से 8 प्रमुख प्रांत जिसे कि गवर्नर का प्रांत कहा गया, वह द्वैध शासन की नई पद्धति की शुरुआत हुई। और महत्व क्या हुआ, स्वशासन की ओर एक प्रकार से पहला कदम यहाँ से बढ़ता है। अगला है 1935 का भारत शासन अधिनियम। संघीय संरचना का प्रावधान जो है आया लेकिन लागू नहीं हो सका यहाँ पर 1935 अधिनियम के अनुसार। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में पूर्ण निर्वाचित सरकारें आई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 जो है अनुसूचियाँ थीं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। ब्रिटिश प्रांतों को जो है शामिल होना अनिवार्य कहा गया। देशी रियासत इच्छानुसार जो है संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और वर्मा को भारत से अलग किया गया, जो कि हमारा म्यांमार जो पड़ोसी देश है उसको अलग किसके अनुसार किया गया, 1935 के अनुसार किया गया, जो कि भारत का ही एक पार्ट था। उड़ीसा और सिंध जो है नए प्रांत जो है बनाए गए। इसका महत्व क्या रहा, आधुनिक भारतीय संविधान की नींव पड़ी। 1935 का अधिनियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा लगभग वहीं से देखने को मिलता है कि 1935 से जो भी एक्ट आए उसमें जो भी प्रावधान रहे, अनुच्छेद रहे, लगभग जो है भारतीय संविधान के में देखने को सीधे सीधे मिलते हैं। पांचवा हमारा रहा स्वतंत्रता एवं संविधान निर्माण 1947 से 1950 तक जो रहा। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है भारत और पाकिस्तान दो प्रभुत्व संपन्न डोमिनियन स्टेट बने। संविधान सभा को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार मिला। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 को यह निश्चित किया गया। महामहिम का उत्तरदायित्व तो समाप्त हो गया और भारतीय रियासतें किसी में भी शामिल हो सकती हैं। यह सबसे बड़ा एक प्रकार से माउंटबेटन ने नीति चल के गई थी कि कोई भी आप शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपको जो है विभिन्न रियासतें अलग होना चाहती थी या पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। आपको पढ़ने को मिला होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर उसका विलय करने का कार्य किया हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ था उन्होंने। परंतु जो है पीओके जो था एक स्वतंत्र अपना पीओके जो इस समय है कश्मीर जो है वह अपना एक अलग जो है राज्य बनाना चाहता था। उसके बाद जो है विभिन्न विवाद हुए जो कि अभी भी पीओके का पार्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास है। आगे हम देखेंगे संविधान निर्माण। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इन सभी घटनाओं से निष्कर्ष हमें क्या देखने को मिलता है, इन सभी घटनाओं ने भारत के प्रशासन को कंपनी शासन से ब्रिटिश क्राउन तथा फिर स्वशासन की ओर परिवर्तित किया, जो अंततः 1950 में पूर्ण संविधान के साथ जो है समाप्त हुआ। इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। ये जो था फैक्चुअल बेस्ड आपका ये चैप्टर था। नॉलेज के लिए आप अच्छे से पीडीएफ लेके इसको रिवाइज करिए या हैंड रिटन नोट्स बनाकर। नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझा के बताया जाएगा। मौलिक अधिकार आएंगे, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, हर एक चीज़ के विषय में आपको अच्छे से बताया जाएगा। चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप बना है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर सीधे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न जो है नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था टेलीग्राम नहीं यूज करते, उनके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब की बार आपके लिए यह बेहतरीन व्यवस्था की गई है, मात्र 25 रुपये में किसी भी एक विषय का जो है पूर्ण नोट्स, मतलब चैप्टर वाइज जितने क्लासेस कराई जा रही हैं उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। मात्र इस पर आपको जो है मैसेज करना है, बताना है किस यूनिवर्सिटी के हैं, कौन सा कोर्स आपको लेना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, नोट्स लेना है। आपको QR कोड भेजा जाएगा, पेमेंट करेंगे तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और क्लासेस और नोट्स जो है निरंतर आपको मिलती रहेंगी। चैनल पर बने रहिए। यह लेक्चर अच्छे से समझिए क्योंकि इसको याद करना है, आपको अच्छे से याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है अवश्य से अवश्य कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करिए, या फिर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर पूछ लिया करिए, आपस में डिस्कस कर लिया करिए।
वहाँ पर भी बहुत से जो है कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए।